लाओहू को 1000 साल पुराने मकबरे में 2 लड़के और लड़कियां जिंदा दफन मिली। लड़की ने मिश्रित भौहें और चोटी के साथ एक गुलाबी पोशाक पहनी हुई थी और उसकी मुद्रा एक शाही पोशाक की तरह लग रही थी। लड़का अपनी आंखें बंद करके अपने मालिक का सामना कर रहा था, मानो वह किसी भी समय मोटे आदमी को मारने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसका चेहरा हैरान था। अन्य सभी लाशें तब भी इतनी सजीव कैसे हो सकती थी। जब मोटे आदमी ने सोचा कि वे 2 गुड़ियां हैं, आह भरी। ये लड़के और लड़कियां जीवित रहते हुए भी अपने सिर के ऊपर दरवाजा बंद करके सोते थे। आप केवल जीवित लोगों को जल्दी से अंदर ले जा सकते थे। फैटी को अपने दिल में असहजता महसूस हुई। वह बाहर गया और लाओहुई से चर्चा की और दोनों बच्चों को बाहर ले जाने और हुबा को ठीक से दफनाने का फैसला किया। उसने बर्तन को ढकने वाला कपड़ा उठाया और फैटी के 2 टुकड़े फाड़ दिए और उसे बूढ़े हु को सौंप दिया। हु बेई ने ध्यान से बच्चे को जमीन पर रख दिया और फिर मोटे आदमी ने लड़की को उठाया जैसे कि वे दोनों लंबे समय से तैयार थे। हु ने एक मोटे आदमी को अपनी पीठ पर और दूसरे को अपनी पीठ पर बिठाया। उनमें से एक जाने के लिए तैयार था, लेकिन जब उन्होंने मानचित्र पर निकास चिन्ह पाया तो उन्होंने पाया कि निकास अवरुद्ध था और वे बाहर नहीं निकल सके। अब उनके पास केवल एक ही निकास था, जो उसी रास्ते से वापस जाना था, जिसका मतलब था कि वे निश्चित रूप से दा जोंगजी से दोबारा मिलेंगे। लेकिन यह पिछली बार से अलग था, इसलिए उनके पास जीतने का एक बड़ा मौका था। उन्होंने अपने दांत पीस लिए और वापस जाने का फैसला किया। जब वे बेस गेट पर लौटे तो उन्होंने पाया कि लोहे का दरवाजा एक लाल बालों वाले राक्षस ने खोला था, लेकिन लाल बालों वाला राक्षस गायब था। वे अचानक सतर्क हो गए। काफी देर तक इंतजार किया और लाल रंग का कोई निशान नहीं था। बालों वाले राक्षस की छाया ने साहस दिखाया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर चली। उन्होंने देखा कि सबमशीन गन ने एक राउंड फायर किया, लेकिन बड़े जोंगजी को कोई नुकसान नहीं हुआ। चारों ओर और भाग गया। बड़े जोंगजी ने बिना किसी दहाड़ के कई लोगों का पीछा किया। फैटी ने अपने साथियों को कवर करना चाहा, लेकिन बिग जोंगजी ने एक को रोक लिया और मोटे आदमी की ओर देखने लगा। उसी समय लाओहू और यिंगजी, जो बस अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, पीछे मुड़े और देखा कि मोटा आदमी चला गया था और मोटे आदमी को सहारा देने के लिए जल्दी से वापस आए, लेकिन वह एक मृत अंत में फंस गया था और पाया कि वह वहां था। उसके बगल में एक लोहे का दरवाजा था। 200 पाउंड से अधिक वजन वाले मोटे आदमी ने सीधे दरवाजा खटखटाया और चुपचाप देखने के लिए दरवाजे के पीछे छिप गया। मोटा आदमी पहले ही पीछे से आ गया था। एक जोंगजी में, जो लोहे की खदान गाड़ी का पीछा कर रहा था, वह भी अंधा था। बाई फिमन ने बिशेंग को भी नहीं देखा और खदान गाड़ी के अंदर का मोटा आदमी इतना भयभीत हो गया कि उसने लगभग अपनी पैंट उतार दी। अंत तक पहुंचते पहुंचते वह लुढ़क गया और उड़ गया। जब वे जमीन पर गिरे तो लाओहू भी उनकी शरण में आ गया और वे बाहर निकलकर कब्र में वापस चले गए। निकास को अवरुद्ध करने वाले ताबूत को नहीं खोला जा सका। बड़े जोंगजी को उनका पीछा करते हुए देखकर हु बेई उसे रोकने में असमर्थ होने वाला था। मोटा आदमी चिल्लाया कि वह उन्हें नहीं खोल सकता। उसे पकड़ लिया। तुम मेरी बहन हो। मैं लगभग गोलियों से गूंज चुका हूँ। मैंने देखा कि मोटे आदमी ने अपना सामान ले लिया और भाग गया, लेकिन कौन जानता था कि वह फंस गया है। जोंगजी हु बेई को बड़े जोंगजी ने पकड़ लिया और उसे हिंसक रूप से बाहर फेंक दिया। महत्वपूर्ण क्षण में डरपोक मोटे आदमी ने देखा कि ओल्ड हु मुसीबत में था और जीवन और मृत्यु की परवाह किए बिना वापस चला गया हवा और सीधे बड़े जोंगजी पर हमला किया। लाल बालों वाला राक्षस सुरक्षित था, लेकिन मोटा आदमी उसके पैरों के नीचे कुचल दिया गया था। यह देखकर कि मोटा आदमी मरने वाला था, ओल्ड हु ने अपना आखिरी इस्तेमाल किया, सबमशीन गन की ओर रेंगने की ताकत। उसने छत की ओर देखा और एक विचार के साथ आया। ओल्ड हु ने अपनी बंदूक उठाई और सीधे छत पर गोली चला दी, जिससे पश्चिमी क्षेत्र से आग ड्रैगन तेल तुरंत प्रज्वलित हो गई। एंटी थेफ्ट स्काई फायर ग्लेज बॉटम गिरता रहा और बिना किसी पूर्वाग्रह के लाल बालों वाले राक्षस से टकराया। इस समय हु बेई ने मोटे आदमी की मदद की और ऊंची आवाज में बाहर निकलने के लिए दौड़ा। बड़ा चावल पकौड़ी में दब गया आग का सागर। एक आधे जीवित व्यक्ति के जीवन को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि उन दोनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि जनरल जोंगजी की दफन वस्तुएं और उनके श्रम विभाजन के निशान सभी राख में बदल जाएंगे। जो लोग आपदा से बच गए, उन्होंने अपनी थकान की परवाह नहीं की और जल्दबाजी में प्राचीन कब्र से बाहर लाए गए बच्चे को दफना दिया। कौन जानता था कि अच्छे लोगों को अंततः पुरस्कृत किया जाएगा। पैसे का भूखा मोटा आदमी थोड़ा निराश था कि वह बाहर नहीं निकला खजाना, लेकिन जब उसने उसे छुआ तो वह दंग रह गया। क्या यह जेब पेंडेंट नहीं था जिसे वापस ताबूत में फेंक दिया गया था? हु बेई को भी उसकी जेब में मिला। दूसरी ओर वे दोनों आश्चर्यचकित थे, इसलिए उन्होंने धन्यवाद कहा। जब उन्होंने इसे सुना तो उन्हें तुरंत लगा कि यह समझ में आया और उन्होंने तुरंत अपने लक्ष्यों को पवित्रता से बदल दिया। लेकिन लाओहू और फैटी ने कभी नहीं सोचा था कि यह दयालु कार्य उन्हें समृद्ध बना देगा। दोनों बड़े सोने के दांत को खोजने के लिए बीजिंग लौट आए। बच्चे द्वारा दिए गए जेब पेंडेंट को निकालकर विश्वासघाती ने भी 40,000 युआन की पेशकश की। आपको पता होना चाहिए कि 1980 के दशक में 40,000 युआन अप्रत्याशित रूप से एक छोटी सी पश्चिमी शैली की इमारत खरीद सकते थे। दा जिन्या ने न केवल जेब पेंडेंट स्वीकार किया, बल्कि उसे लाओहू से भी मिलवाया। हर कोई पौराणिक प्राचीन शहर जिंजू को खोजने के लक्ष्य के साथ एक पुरातात्विक टीम का नेता बनने के लिए गया। परिणामस्वरूप निवेशक शर्ली यांग तत्परता से उन दोनों में से प्रत्येक को 10,000 अमेरिकी डॉलर का इनाम देने पर सहमति बनी। कैरियर, लेकिन उसका दिल रहस्यों से भर गया था। अगले दिन हर कोई यांग ज्वेली के पिता द्वारा छोड़े गए प्राचीन शहर के नक्शे को खोजने के लिए आर्कटिक ग्लेशियर में गहराई तक जाने वाला था। गुफा और अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने पौराणिक नौपर्थ वाले दानव ड्रैगन को देखा। दानव ड्रैगन प्राचीन दानव साम्राज्य के राजाओं का बर्फ से छिपा हुआ रूप है। इससे पहले कि वे सोने गए थे, टॉवर घने कंकालों और नीले रंग
रंग से ढका हुआ था। कंकालों के अंदर चमकती रोशनी पौराणिक अग्नि लेडीबग की है। डरावनी बात यह है कि वह युवा है। जब मैं बर्फीले पहाड़ों में एक सैनिक था तो मुझे उसी नीले बग का सामना करना पड़ा। इसे गंभीरता से न लें, लेकिन भिंडी ने सभी पर हमला कर दिया। जिन लोगों पर हमला किया गया वे जली हुई लाशों से भरे हुए थे और पूरा बर्फीला पहाड़ केवल राख के ढेर से भरा था। कुछ लोग सतर्क थे और इसके बारे में सोचना नहीं चाहते थे। खतरनाक लोगों के इस समूह को उकसाने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि प्रोफेसर को डायरी में प्राचीन शहर का नक्शा मिलेगा। क्या मैंने गतिविधि बंद कर दी थी और सभी सोई हुई अग्नि लेडीबग्स जाग गईं और इकट्ठा हो गई सभी को घेरने के लिए एक समूह। मैं इतना भयभीत हो गया कि मैंने अपना हेलमेट गिरा दिया और अपना कवच उतार दिया। महत्वपूर्ण क्षण में अग्नि लेडीबग ने मुझे जो पैकेज और हेलमेट गिरा दिया वह सीधे जलकर राख हो गया। मशीन चली गई और आग तेजी से भूमिगत नदी में चली गई। आग लगने वाली लेडीबग की छवि भी पानी में चली गई और सभी को सुरक्षित महसूस हुआ। पानी में हलचल हुई और बैंगनी सिर और हरी आंखों वाला एक राक्षस सामने आया। उसने चुपचाप विपरीत दिशा में शिकार को देखा, फिर अपनी 10 मीटर लंबी लाल पूंछ घुमाई और चुपचाप पानी के नीचे सभी के पास आ गया। मैं झोंघाई कैसे पहुंचा? हर कोई घबराकर भाग गया, लेकिन वीर गावा ने अपनी AK-47 उठाई और बैंगनी राक्षस के सिर पर बेतहाशा गोलीबारी की। प्राचीन राक्षस को पीटा गया और जब उसने राक्षस को देखा तो वह थोड़ा घबरा गया, डर गया। गावा तेजी से घूमा और पीछे हट गया। इस समय तुम बस रुको और मुझे बचाओ। अप्रत्याशित रूप से प्राचीन राक्षस से छुटकारा पाने के बाद आग की दूसरी लहर मेरे पीछे आ गई। इस समय पीछे हटने वाला अभियान दल एक के बाद एक ग्लेशियर से बाहर निकला। लाओ हू और पैटी की देखभाल के लिए केवल यांग शर्मी ही बची थी, लेकिन जब वे दोनों भाग निकले और जल्दी से अपने इस तरह फायर पर डाल दिए लेडीबग उनके पीछे उड़ गया और 1000 सैनिकों को मौके पर भेजा गया। जब सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल रहे थे तभी एक दुर्घटना हुई। प्रोफेसर को बचाने के लिए सैनिक गावा ने अपनी सुरक्षा रस्सी उतार दी और प्रोफेसर के शरीर पर बांध दिया, लेकिन उसके पास केवल एक ही रस्सी थी। रस्सी छोड़ दी। उसने इसे एक हाथ से अनिश्चित रूप से पकड़ लिया, लेकिन संघर्ष के दौरान वह अभी भी नीचे गिर गया। सौभाग्य से हमारे सैनिक अच्छी शारीरिक स्थिति में थे। जब वह गिरे तो उन्होंने त्वरित दृष्टि से चढ़ाई वाली रस्सी को उठा लिया और चट्टान पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। कार्य पूरा नहीं करने पर अग्निमय लेडीबग फिर से उठी। उसका दिल डूब गया और उसने अपनी कमर के चारों ओर बंधी रस्सी को खोल दिया और उसे बाहर निकालना पड़ा। यह दृश्य और अवर्णनीय रूप से दुखद महसूस हुआ। जब फैटी और उसका समूह चट्टान पर चढ़ गए तो वे लाओ हू को बुलाते रहे कि उनका बैग गायब था। वह वापस जाने और उसे खोजने के लिए उत्सुक थे, क्योंकि बैग में जानकारी शायद महत्वपूर्ण थी, जिंगजुए के प्राचीन शहर को खोजने का सुराग। ओल्ड हू ने उत्सुकता से उसे जल्दी वापस आने के लिए चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उसने अपना बैग जमीन पर गिराया, यांग ज्वेली खतरे में नहीं था। उसने आग का एक समूह देखा। भिंडी उसके पास आ रही थी, लेकिन एक जादुई दृश्य दिखाई दिया। अग्नि भिंडी वास्तव में शर्ली यांग के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, लेकिन उनमें से एक ने उसके सामने उड़ान भरी और अपने पंख फड़फड़ाए जैसे उसने कुछ कहा हो उसे। यांग ज्वेली इतनी भयभीत हो गई कि उसने अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर ली। अप्रत्याशित रूप से खतरनाक अग्नि लेडीबग वास्तव में उड़ गए। हालांकि वे थोड़ा आश्चर्यचकित थे, लेकिन उन दोनों ने ज्यादा सोचने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से ग्लेशियर से भाग गए। उन्होंने देखा कि उस समय जब मोटा आदमी मर गया था, हू बेई को लगा कि वह एक आपदा से बच जाएगा और जल्द ही उसके पीछे के सभी ग्लेशियर ढह गए। सौभाग्य से सभी लोग सुरक्षित बच गए। अगला पड़ाव यह था कि वे प्राचीन शहर को खोजने के लिए रेगिस्तान की गहराई में जा रहे थे। ऐसा कहा गया था कि लाओ हू ने एक ऐसे टूर गाइड को ढूंढने का फैसला किया जो रेगिस्तानी इलाके से परिचित हो। स्थानीय इलाके में एन लिमन नाम का एक बूढ़ा आदमी था। उसे रेगिस्तान में जीवित व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, लेकिन वह पैसे का लालची था और मौत से डरता था। समझाया कि वह इटली आ रहा था। एम्वे ने उसे इस आधार पर मना कर दिया कि रेगिस्तानी रीति रिवाज खतरनाक थे, लेकिन हू बेई को पता था कि बूढ़ा आदमी पैसे का लालची था और उसने काम पूरा होने पर $10,000 अमेरिकी का इनाम देने का वादा किया था। वास्तव में वह बहुत घमंडी था। चमत्कारिक ढंग से वह सहमत हो गया, लेकिन उसका एक अनुरोध था कि अगर कुछ गलत हुआ तो वह केवल ऊंटों और लोगों की परवाह करेगा। उसने उपकरण फिर से खरीदे और विश्वास के साथ रेगिस्तान की गहराई में चला गया। प्राचीन शहर को खोजने के लिए यात्रा पर निकलते समय रेगिस्तान में प्रवेश करने के तुरंत बाद उनकी मुलाकात हुई। इस समय एक दुर्लभ उड़ने वाला रेतीला तूफान आया और ऐसा लग रहा था जैसे कोई काली चीज आसमान की ओर आ रही हो। लाओ प्रतिक्रिया कर सकता था। अनलिमन ऊंट पर कूद गया और भागने वाला था। लोगों का समूह जितनी जल्दी हो सके उनका पीछा कर सकता था और केवल व्यक्ति को कवर करने के लिए ग्लूटेन का उपयोग कर सकता था। इस समय यांग ज्वेली को पता चला कि कोई आश्रय नहीं था। वह व्यक्ति हवा और रेत से दबे हुए घर में फिसल गया। उसे नहीं पता था कि कुछ दिनों तक हवा और रेत चलती रहेगी, लेकिन लाओ हू को कोने में बड़ी आंखों वाली एक पत्थर की मूर्ति मिली। पत्थर की मूर्ति के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं था। इसके बारे में ज्यादा सोचे बिना लाओ हू आधी रात को ड्यूटी पर था जब आग सो रही थी, लेकिन जब उसने करीब से देखा तो उसे पता चला कि पत्थर की मूर्ति की आंखें वास्तव में हिल रही थी। देखो, एक बड़ी भूरी चींटी उसकी आंखों में रेंग रही थी। हालांकि वह आश्चर्यचकित था, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। अगले दिन जब रेत का तूफान रुका तो पत्थर की मूर्ति की आंखों में हलचल हुई। यह मिस्टर माउंटेन जुपिटर है। आप लोगों की हड्डियां चबा सकते हैं।
बस इतना कहने के बाद रेत की एक धारा झरने की तरह फूट पड़ती है और फिर उसमें से अनगिनत रेगिस्तानी हथियार फूट पड़ते हैं। यह देखते हुए कि कुछ गड़बड़ है, तुरंत लोयांग फावड़ा घुमाया और उसे सीधे आग पर मारा। यह देखकर कि उनके पास लड़ने की कोई शक्ति नहीं है, हु बेई ने तुरंत यांग ज्वेली का हाथ पकड़ लिया और भागने के लिए तैयार हो गए वह स्थान जहां मोटे आदमी ने दरवाजे पर पेशाब किया था। हुबा ने एक बड़ी चींटी को उनका रास्ता रोकते हुए देखा। पहली नजर में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। उसने हल्के से बीम पर छलांग लगाई, लोयांग फावड़ा उठाया और उसे त्रिकोणीय क्षेत्र में फंसा दिया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उसका शरीर संतुलित है, उसने भेड़ के खून को खींचने के लिए अपने हाथ बढ़ाए और उसे ऊपर खींच लिया। लेकिन बड़ी चींटियां झुंड में खंभों के साथ ऊपर रेंगने लगी। वे दोनों के पास आने ही वाले थे कि हु बेई ने सड़े हुए लकड़ी के बीम को काटने के लिए एक फावड़ा का इस्तेमाल किया और छत के अंतराल से बाहर निकल गई। हालांकि अनिच्छुक चींटियां भी उनके पीछे पीछे चली गई। दो आदमियों को पकड़ने में विफल रहने पर चींटी सेना ने फिर से रेगिस्तानी पीली भेड़ को निशाना बनाया और पीली भेड़ को हड्डियों के ढेर में चबा लिया गया। यह देखकर दोनों जल्दी से भाग गए, लेकिन उनके सामने एक और चींटी का घोंसला आ गया। भेड़ की रक्षा के लिए हु बेई ने उसे अपने खून के बल से नीचे धकेल दिया। वह भी रेतीले ढलान पर लुढ़क गया। इस समय लाओहू पर चींटियों की एक सेना ने हमला किया। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं भाग गया। कौन जानता था कि भेड़ के शरीर में इतना खून था कि वह बिना पीछे देखे गायब हो सकती थी। हु बेई, जो फंसी हुई थी, ने कपड़े पर शराब डाली और उसे बाहर निकाला। लाइटर ने सीधे टॉर्च जलाई और उसने थप्पड़ मारा। चींटियां एक एक करके, बस कुछ भेड़िए का मांस और मटन खाओ। हु बाई, जिसे फावड़े की परवाह नहीं थी, पहले से ही बहुत पसीना बहा रही थी। एक आंसू गैस लुढ़क गई लोगों का समूह। यह पता चला कि यांग शर्ली केवल हथियार खोजने के लिए वापस गया था और अकेले नहीं बचा था। हुबा ने तुरंत अपने पैरों पर कदम रखा और आंसू गैस की आड़ में दोनों लोग तुरंत भाग निकले। वह इतना धूम्रपान कर रहा था कि जब उसने शर्मिंदा बूढ़े फैटी हूं को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह इस बात पर हंसा कि हालांकि वह मौत से बच गया था, लेकिन इस समय अनलिमा, जो पैसे की लालची थी, सभी की पानी की बोतलें अप्रत्याशित रूप से खाली थीं और मृत्यु के डर से घबराया नहीं और सभी को अपने गुप्त अड्डे पर ले गया। 1000 साल पुराने प्राचीन कुएं की पुरातत्व टीम ने तुरंत पीने का पानी भर दिया और स्वादिष्ट भोजन किया। किसने सोचा होगा कि हु बेई और फैटी आकाश को देख रहे थे। रात में भोजन के तुरंत बाद हु बेई ने अपना कंपास निकाला और तारों को फिर से देखा। उसने बाईं ओर विशाल तारा, दाहिनी भुजा पर सहायक तारा और दाहिनी भुजा पर चमकते हुए 3 तारे देखे। एक समबाहु त्रिभुज, मध्य में संगत स्थिति। यह प्राचीन कुआं है। ओल्ड हु ने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ एक बड़ा पेड़ होना चाहिए, इसलिए हर कोई कुएं से नीचे उतरा और नमी को रोकने के लिए एक पत्थर का दरवाजा लपेटा हुआ था जानवरों की खाल में। पुरातात्विक टीम ने धीरे से जानवरों की खालें ली और गैस मास्क लगाए और फिर हु बेई, उनमें से 2, फैटी ने पत्थर के दरवाजे को धक्का दिया और सावधानी से निरीक्षण करने और अपनी फ्लैशलाइट से रोशनी चमकाने के लिए प्रवेश किया।